आँख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला तबाह कैलू जिला। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। हेलो बच्चों की हाल, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से चैनल वीडियो 360% में आयुष सर के साथ। आपको पहले बता दिया जाए कि इससे पहले 3 वीडियो हो चुकी है। पहले वीडियो में बैच का क्या डिटेल बताया गया है, दूसरे वीडियो में सिंबल्स का रिवीजन कराया गया है, तीसरे वीडियो में कंडक्टर कंट्रोल सर्किट के बारे में बताया गया है जो कि आपके सिलेबस में है। इस वीडियो में क्या पढ़ाएंगे तो देखिए, आपकी स्क्रीन पे सिलेबस का एक पेज दिखाई दे रहा होगा, उसमें 1.1 करके दिया है DOL स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर का DOL से स्टार्ट कैसे किया जाता है वही दिया गया है। उसमें हमें पढ़ना क्या है कि उस सर्किट का डिजाइन पढ़ना है, दूसरे उस सर्किट का पावर वायरिंग डायग्राम पढ़ना है और तीसरा उस सर्किट का सिस्टमैटिक या स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ना है। हम सारे चीज ये सब कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमें वीडियो को कंप्लीट करने से पहले मैं ये बात कंफर्म करना चाहता हूं कि जो बच्चे बैक ईएमएफ के बारे में जानते हो, बैक ईएमएफ का कंसेप्ट जानते हो, वो इस वीडियो को कुछ मिनट फॉरवर्ड कर दें। वो इस वीडियो को क्या कर दें, कुछ मिनट फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि पहले हम बैक ईएमएफ बताएंगे, फिर हम स्टार्टर के बारे में थोड़ा सा बताएंगे और फिर हम बताएंगे बैक ईएमएफ के बाद पहले स्टार्टर बताएंगे, इसके बाद हम ये बताएंगे कि स्टार्टर का हमें जरूरत किस लिए पड़ती है और फिर बताएंगे कि सारे स्टार्टरों में DOL स्टार्टर एकदम से अलग क्यों है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बैक ईएमएफ के बारे में। बैक ईएमएफ क्या होता है? पहला, बैक ईएमएफ कंसेप्ट आपका ऐसे तैयार किया जाएगा कि आप मत पूछिए कैसे तैयार किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैक ईएमएफ के बारे में। तो जब हम मोटर पढ़ते हैं, मोटर, तो देखिए मोटर का क्या है, स्टेटर है। स्टेटर में एक वाइंडिंग रहती है, स्टेटर वाइंडिंग जिसको कहते हैं, और यहीं से हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, ये है हमारा रोटर। रोटर में भी रॉड या कंडक्टर लगे होते हैं। ठीक है, ये है हमारा रोटर, प्यारा सा छोटा सा। अब देखिए होता क्या है, बैक ईएमएफ का कांसेप्ट आता कहां से। ये जो मोटर है, मोटर, इसके जो स्टेटर में वाइंडिंग की गई है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। कौन सी वाइंडिंग होती है? DISTRIBUTED, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है। हम डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग क्यों करते हैं? तो जहां पे हमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत रहती है वहां पे हम आंख बंद करके डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कर देते हैं। अब देखिए कंसेप्ट क्या होता है कि जैसे ही हम इस मोटर के स्टेटर को सप्लाई देते हैं तो इसके स्टेटर में एक रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होने के कारण एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। यह रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है कि जब स्टेटर में जो वाइंडिंग है वो तो नहीं घूम रही है, तो यह स्टैटिक स्टेटर वाइंडिंग को कट करता है। तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल के अकॉर्डिंग इसमें एक जनरेट होता है क्या? ईएमएफ। इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, इस ईएमएफ का इफेक्ट जब रोटर पर पड़ता है, जब रोटर सर्किट पर पड़ता है तो रोटर में भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन रूल के अकॉर्डिंग रोटर में भी एक ईएमएफ क्या हो रहा है? इंड्यूस्ड हो जा रहा है। अब देखिए क्या होता है कि यहीं पे आता है लेंज लॉ में, सॉरी फैराडे में एक लेंज लॉ आते हैं। वो कहते क्या है कि लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि लेंज लॉ में जो भी चीज, यानी कि इसमें ईएमएफ इसके वजह से बना है तो इसमें ईएमएफ विरोध करेगा, इसको बनने वाले कारक का विरोध करेगा। तो देखिए यह स्टेटर है, ये रोटर है, ये घूम सकता है, तो यह स्थिर है, ये तो नहीं घूम सकता कभी, तो यह लेंज लॉ के अकॉर्डिंग विरोध करने के लिए रोटेट कर जाता है। तो हमारा रोटर, वही बोलते हैं कि मोटर का रोटर चल रहा है, वो लेंज लॉ के कारण ही घूमता है। अब देखिए जब यह रोटर घूम रहा है तो इसमें भी क्या है? फ्लक्स बने हुए हैं, इसमें भी फ्लक्स बने हुए हैं। जब इसके फ्लक्स पुनः इस वाइंडिंग को कट कर रहे हैं, पहले फ्लक्स इस वाइंडिंग को, इस जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, सप्लाई इसको कट किया था, सप्लाई जो इसमें फ्लो कर रहा है वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसको कट किया था, और पुनः इस रोटर का मैग्नेटिक फ्लक्स इसको कट कर रहा है।
तो रोटर के मैग्नेटिक फ्लक्स कट करने के कारण हमारा कभी भी थीम या मोटिव चेंज नहीं होगा। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग पुनः इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा रोटर के कारण। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा स्टेटर में रोटर के कारण, स्टेटर में रोटर के कारण। तो यह जो ईएमएफ बनेगा वो लगाए गए सप्लाई वोल्टेज में के बाद जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था जस्ट उसके अपोजिट होगा, जस्ट उसके अपोजिट होगा। ठीक है, तो यह ईएमएफ क्या करता है, इसके सप्लाई वोल्टेज को अपोज करता है। इधर से सप्लाई वोल्टेज आ रहा है, इसको अपोज करता है। देखिए, और बैक ईएमएफ जहां तक की बात है ये हरदम खराब नहीं होती है, ये बैक ईएमएफ होना भी अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है, तो ये देखिए बैक ईएमएफ होना क्यों अच्छा होता है भैया। तो बैक ईएमएफ का जब हम फॉर्मूला जानते हैं, EB इजिकल टू NPZ बाई NPZ 5/60A होता है। NPZ 5/60A होता है। इस कंडीशन में होता क्या है, जब हम मोटर को सप्लाई देते हैं तो उस टाइम मोटर तो स्टार्ट रहता नहीं है, उसका स्पीड जो इसमें n स्पीड है, स्पीड 0 रहता है। स्पीड हमारा क्या रहता है, 0 रहता है। तो स्पीड 0 होने के कारण से बैक ईएमएफ EB हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और हम जानते हैं कि स्टेटर में सप्लाई का केवल और केवल कौन विरोध करता है, हमारा बैक ईएमएफ विरोध करता है। तो उस समय सप्लाई को विरोध करने वाला कोई नहीं रहता है, और जब सप्लाई का विरोध करने वाला कोई नहीं रहता है तो इसके रोटर में जितनी करंट फ्लो होनी चाहिए उसका 7 से 8 गुना करंट फ्लो हो जाती है, और रोटर रोटेट करने से पहले ही स्टेटर बर्न आउट हो जाता है, जल जाता है। ऐसा न हो इसके लिए ही हमारा क्या लाया गया है, स्टार्टर लाया गया है। स्टार्टर क्या लाया गया है, स्टार्टर लाया गया है। अब देखिए स्टार्टर होता क्या है, स्टार्टर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, स्टार्टर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। और इस स्टार्टर का काम क्या है, तो केवल और केवल ये है कि स्टार्टिंग कंडीशन में जो मोटर में करंट 7 से 8 गुना फ्लो हो रही है उसको कम करना होता है, लिमिट करना होता है। ठीक है, क्योंकि और स्टार्टिंग कंडीशन में वेरिएबल रेजिस्टेंस में रोटर के रेजिस्टेंस का, जैसे रेजिस्टेंस का मान हाई कर देते हैं स्टार्टर का, तो रेजिस्टेंस का मान हाई कर देते हैं तो ये जो करंट है बहुत कम मात्रा में फ्लो होने लगती है स्टेटर में, और स्टेटर में धीरे धीरे बैक ईएमएफ बनना स्टार्ट हो जाता है। और धीरे धीरे जब रोटर में बैक ईएमएफ बनना स्टार्ट हो जाता है तब हम स्टार्टर से क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के वैल्यू को रिप्लेस करते जाते हैं। तो हमारी मोटर अब रेटेड सप्लाई से रोटेट करने लगती है और पूर्णतः उसमें बैक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। लेकिन हम वहीं पे आपको ये भी बताए थे कि और ये जो स्टार्टर होता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो अब हम वहीं पे आपको बताए थे कि स्टार्टर में बहुत सारे स्टार्टर होते हैं, लेकिन डीओएल स्टार्टर अलग क्यों होता है, डीओएल स्टार्टर अलग क्यों होता है। तो देखिए पहली बात कि डीओएल स्टार्टर का यूज हमेशा और हमेशा 0 से लेकर के और 5 हार्स पावर तक के इंडक्शन मोटर के साथ ही करते हैं। ये न्यूमेरिकल डाटा है एग्जैक्ट। डीओएल स्टार्टर का यूज हमेशा 0 से लेकर 5 हार्स पावर तक के 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ केवल करते हैं। अब हम बात कर रहे थे ये सारे स्टार्टरों से अलग क्यों है हमारा डीओएल स्टार्टर। तो देखिए हर टाइम जब हम स्टार्टर की बात कर रहे थे तो उसमें बताए थे कि स्टार्टर कुछ नहीं करता, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जो कि स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है। लेकिन यह डीओएल स्टार्टर किसी प्रकार का लिमिट करने का काम नहीं करता है, किसी भी प्रकार का लिमिट करने का काम नहीं करता है। इसका केवल और केवल एक मुख्य उद्देश्य यह है कि यह मोटर को एग्जैक्ट जो सप्लाई आती है वो दे दे, सप्लाई से जोड़ दे। इसीलिए इसको डीओएल स्टार्टर कहा गया। डीओएल स्टार्टर का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑन लाइन। डायरेक्ट ऑन लाइन यानी डायरेक्ट इसको सप्लाई से जोड़ देना है, किसी प्रकार का करंट इसमें कम करने का जरूरत नहीं रहता है। तो अब डीओएल स्टार्टर में बहुत सारे बात को लिखते हैं। तो डीओएल स्टार्टर ऐसे लिखिए, डीओएल स्टार्टर में हेडिंग दीजिए डीओएल स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, जो हमारा 1.1 था सिलेबस में। डीओएल स्टार्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, डीओएल स्टार्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। यानी डीओएल स्टार्टर का हम पावर वायरिंग डायग्राम और सिस्टमेटिक डायग्राम सारे चीज पढ़ेंगे।
देखिए ड्यूअल स्टार्टर ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये है हमारा सिलेबस का 1.1। अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं जिससे कि हमारा कॉपी जो है उसमें कुछ रिटन प्रूफ हो। तो लिखिए, पहला स्टार बना के करके लिखिए कि ड्यूअल स्टार्टर, DOL स्टार्टर का यूज, DOL स्टार्टर का यूज 0 से 5 हार्स पावर, 0 से 5 हार्स पावर तक के छोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ करते हैं, तक के छोटे 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ करते हैं। आगे लिखिए, क्योंकि दूसरा पॉइंट स्टार दूसरा बना करके लिखिए, क्योंकि इस मोटर में किसी भी प्रकार की करंट को कम करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस प्रकार के मोटर में किसी भी प्रकार की करंट को कम करने की जरूरत नहीं होती है। तीसरा स्टार बना करके पॉइंट लिखिए, यह स्टार्टर मोटर को डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करता है। यह स्टार्टर मोटर को डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करता है, इसलिए इसको हम DOL के ब्रैकेट में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर कहते हैं। आपको PDF मिल जाएगी, लेकिन क्लास के साथ साथ लिखते रहना और समझते रहना एकदम से आवश्यक जरूरी है। क्लास के साथ साथ लिखिए, PDF आप मैच करा लीजिए। बहुत बच्चे ये करते हैं कि PDF को बाद में जिरक्स करवा के निकाल लेते हैं। अरे भैया, इसमें केवल और केवल सर्किट अब पढ़ाई जाएंगी, इसका जिरक्स करके करंट कैसे फ्लो हो रही है, पावर कैसे फ्लो हो रहा है, वो कैसे आप करेंगे। तो साथ ही साथ लिखना, इसी बोर्ड पे हम आप लोग अपने कॉपी को जो बोल रहे हैं उसको साथ ही साथ लिखना स्टार्ट कर दें। बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो लेक्चर में। तो देखिए, अब इसमें पढ़ेंगे क्या कि पहले ये देख लेते हैं कि मेन हेडिंग हमारा यही रहेगा। अब इसमें दूसरा सब हेडिंग जो हमें डालना है, सब हेडिंग वो डालना है मेन पार्ट्स ऑफ DOL स्टार्टर। आपको एकदम सिलेबस टू सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, कोई भी एक भी पॉइंट टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, और एकदम हम धागा खोल कंसेप्ट को आपको प्रोवाइड करेंगे। धागा खोल कंसेप्ट, हर कंसेप्ट का धागा खोल देंगे यहीं से। देखिए, तो मेन पार्ट्स क्या होता है, पहले होता है मेन स्विच। देखिए, पहले होता है मेन स्विच, दूसरा होता है क्या हमारा MCB। पहला होता है मेन स्विच, दूसरा होता है MCB, और तीसरा होता है पुश बटन स्विच। और पुश बटन स्विच में हमारे दो आते हैं। एक आता है नॉर्मली ओपन पुश बटन स्विच, और डी आता है नॉर्मली क्लोज पुश बटन स्विच। इसके बाद जो चौथा आता है, वो आता है कंडक्टर। और इसका कौन सा कंडक्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप कंडक्टर। और पांचवा जो आता है वो आता है थर्मल ओवरलोड रिले। थर्मल ओवरलोड रिले ये सब कहाँ पे लगा होता है, DOL स्टार्टर में। इससे पहले भी आपको ये वीडियो, इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम ये सारे क्या किए थे, जिक्र किए थे, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा इन सब के बारे में आपको बताते चलते हैं साथ ही साथ। तो देखिए, मेन स्विच क्या हुआ था, मेन स्विच है क्या। देखिए, मेन स्विच ये है कि जब हम आपके घर के बाहर जो पोल पे लाइट लगी हुई है उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से एक तार जोड़ के, जिसको आप केबल कहते हैं, उसको अगर आपके घर में कनेक्शन है तो पहले एनर्जी मीटर में उस पावर को ला करके देते हैं।
तार को लग करके एनर्जी मीटर में जोड़ते हैं, तो उसको कहते हैं सर्विस मेंस। और सर्विस मेंस से जो वायर निकलता है, सॉरी, इसके बाद जो एनर्जी मीटर से जो वायर निकलता है, उस वायर को आप ले करके कहा जाते हैं। पहले एक आपके घर में लाइन जाने से पहले एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रहता है, जिसमें चेंजर, एमसीबी, मेन बोर्ड, फ्यूज, ये सब सारे लगे रहते हैं। तो इसमें जो ला करके दिया जाता है, तो यहाँ पे एक मेन स्विच होता है, यहीं से ऑन किया जाएगा तो आपके सारे घर में लाइट जाएगी। यहीं से ऑन किया जाएगा तो आपके सारे घर में लाइट जाएगी। तो मेन स्विच का काम होता है सप्लाई को हर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक पहुंचाने का। और एमसीबी क्या होता है, तो देखे होंगे कि यहीं पे एमसीबी लगा होता है, या अब मॉडर्न जो वायरिंग हो रही है वहां पे फ्यूज का रिप्लेसमेंट एमसीबी बन गया है। एमसीबी करता क्या है कि जो किसी भी प्रकार की ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आती है, तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में क्या होता है बेसिकली, तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में करंट का वैल्यू बढ़ जाता है। तो करंट के वैल्यू बढ़ जाने के कारण आई स्क्वायर आर टी के अकॉर्डिंग, आई स्क्वायर आर के अकॉर्डिंग हीट प्रोड्यूस होता है, और उसी हीट को ये सेंस करके और सर्किट को ओपन कर देता है, सेफ्टी प्रोवाइड कराते हैं। अगला पढ़ेंगे पुश बटन स्विच। देखिए, जो स्टार्टर आपके घर में लगा होगा, जिसको से आपको मोटर अपना या समरसेबल चलाते हैं, समरसेबल बेसिकली चलाते हैं, उसमें दो पुश बटन स्विच होते हैं, एक ग्रीन और एक कौन सा पुश बटन स्विच होता है, रेड। तो ग्रीन बटन को प्रेस करते होंगे तो आपका मोटर रन करना स्टार्ट हो जाता है। तो जो ग्रीन बटन का कंटेक्ट होता है वो नॉर्मली ओपन कंटेक्ट होता है। जो ग्रीन बटन का कंटेक्ट होता है वो कैसा कंटेक्ट होता है, नॉर्मली ओपन कंटेक्ट होता है। देखिए ये कंटेक्ट है, ये रहा हमारा ग्रीन बटन, ये नॉर्मली ओपन कंटेक्ट है, ठीक है। जब इसको हम देखिए, ये सामान्य अवस्था में इनके कंटेक्ट ओपन है, इसीलिए इसको नॉर्मली ओपन कंटेक्ट बोला जाता है। जैसे ही हम इसको प्रेस्ड किए, तो प्रेस्ड करने के बाद यह नॉर्मली ओपन कंटेक्ट नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट में चेंज हो जाता है। यह नॉर्मली ओपन कंटेक्ट क्लोज कंटेक्ट में चेंज हो जाता है और मोटर हमारी रन करना स्टार्ट कर देती है। प्रेस्ड इसको बोलते हैं, प्रेस्ड कंडीशन है ये, ठीक है। नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट में चेंज हो जाता है। और फिर जो है हमारा नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट और सामान्य अवस्था में क्लोज कंडीशन में रहता है। सामान्य अवस्था में कैसे रहता है, क्लोज कंडीशन में रहता है। लेकिन जैसे इसको भी हम प्रेस्ड करते हैं, जैसे इसको भी हम क्या करते हैं, प्रेस्ड करते हैं, तो यह नॉर्मली ओपन कंडीशन में चेंज हो जाता है। नॉर्मली ओपन कंडीशन में चेंज हो जाता है और हमारा मोटर चलना बंद हो जाता है। यह हम एकदम बढ़िया से डीओएल स्टार्टर के पावर फ्लो डायग्राम में देखेंगे। पावर फ्लो डायग्राम क्यों बनाया जाता है, पावर फ्लो डायग्राम क्या होता है, फिर सिस्टमेटिक डायग्राम क्या होता है, ये सब सारे चीज को हम लोग एकदम अच्छे से कंसेप्ट खोल करके पढ़ेंगे। आपको पीडीएफ ईडीयू 360 चैनल टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, वहां से आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। हम अपने टेक्निकल टीम से बोल करके डलवा दे रहे हैं। अब देखिए, ये जो है कंटेक्टर का काम ये होता है कि कल के वीडियो में एकदम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कंटेक्टर का हुआ था। कंटेक्टर पैदा कहाँ से हुआ, यहाँ से लेकर कंटेक्टर बड़ा कैसे हुआ यहाँ तक। हाँ, कंटेक्टर होता क्या है, कंटेक्टर में 3 कंटेक्ट होते हैं तीनों फेज के लिए, और 2 ऑक्सिलरी कंटेक्ट होते हैं, वो स्पेशल केस में होता है। ऑक्सिलरी कंटेक्ट किस लिए यूज किया जाता है ये भी कल के वीडियो में आपको बता दिया गया है। ये देखिए, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर होता है, इसका जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ही कल के वीडियो में है। आप प्लीज जाकर के इसको कल के वीडियो में देख लीजिए। यहां से हम इस कंडक्टर का जिक्र अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा है। ये थर्मल ओवरलोड रिले, ये भी कल के वीडियो में आपको बता दिया गया है। आप हर एक वीडियो ध्यान से देखिए, हर वीडियो आपको ज्ञान देगा, कोई वीडियो फालतू के लिए नहीं है। अब देखिए, इस कंडक्टर को हम जूम आउट करते हैं एक बार। तो कंडक्टर, यहाँ पे कंडक्टर का फिगर बनाते हैं। आप भी इतना लिखने के बाद ये हेडिंग दीजिए, कंडक्टर ब्रैकेट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप। यह जो है कंडक्टर का हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, एक बेसिकली स्मॉल डायग्राम। तो देखिए, पहले डायग्राम बनाते हैं इसका। आप अभी बनाइए मत, इसको केवल और केवल देखते रहिए, नहीं तो हो सकता है बीच में गलत हो जाए तो फिर हम तो सुधार देंगे, आपको सुधारने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। आपको सुधारने में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत।
इसको ऐसे बनाइए, अब बनाइए, गलत नहीं है कहीं पे भी, बनाना स्टार्ट कीजिए। हम नामकरण इनका कर रहे हैं। ऑक्सिलरी कांटेक्ट है ये, क्या है? कांटेक्ट क्या है? जब आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे तो ऊपर जो दिया हुआ है 2 लाइन नाम, एक तो लिखा हुआ है कंडक्टर कंट्रोल सर्किट, और जो ऊपर 2 लाइन दिया है उसमें जो दिया हुआ है कि डिजाइन ऑफ सर्किट, ड्राइंग ऑफ सिस्टमेटिक डायग्राम एंड पावर वायरिंग डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, स्पेसिफिकेशन ऑफ कंडक्टर। तो हर टॉपिक में हमें कंडक्टर का स्पेसिफिकेशन वहां पे कैसे जरूरत है ये पढ़ना है, एकदम इम्पोर्टेंट है। 3 चीज कि हर टॉपिक में कंडक्टर का स्पेसिफिकेशन, हर टॉपिक का पावर वायरिंग डायग्राम और हर टॉपिक का स्कीमेटिक या सिस्टमेटिक डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सिलरी कंटेक्ट है। फिर यहाँ से हम बताते हैं ऑक्सिलरी कंटेक्ट का यूज इसलिए किया जाता है कि यदि इंडस्ट्रीज में मोटरें लगी हुई है 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो कई सारी 3 फेज इंडक्शन मोटर लगी होंगी, तो हर 3 फेज इंडक्शन मोटर क्या होंगी कि एक ही कंडक्टर से कनेक्ट होंगी, एक ही कंडक्टर से कनेक्ट होंगी और इस कंडक्टर का रेटिंग बहुत ज्यादा होगा। जैसे ये कंडक्टर ऑपरेट होगा, सारे मोटरों में सप्लाई इस ऑक्सिलरी कंटेक्ट की वजह से जाएंगी, और ये जो है ये जो मेन कंटेक्ट है जो करेगा क्या कि हर में 3 फेज की सप्लाई प्रोवाइड कराएगा। यह मेन कंटेक्ट है, इसे 3 फेज की हमारी सप्लाई RYB कनेक्टेड रहती है। ये है हमारा आर्मेचर और ये है हमारा कंडक्टर कॉइल। यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग इसलिए लगाया गया है यह इससे कंटेक्ट ना हो किस कंडीशन में, जब ये कॉइल मैग्नेटाइज या एनर्जाइज्ड ना हो, इसलिए इसको रिपेल करके ऊपर रखता है। अब देखिए इसको अट्रैक्ट कैसे करता है, जैसे ही इस कॉइल में हम क्या करते हैं करंट फ्लो कराते हैं, तो यह जो पूरी की पूरी ये जो आयरन कोर है इस पे लिपटी हुई है कॉइल, और आयरन कोर में कॉइल लिपटी हुई है, और कॉइल में जब हम क्या करते हैं करंट का फ्लो कराते हैं तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के बाद ये करता क्या है कि इसको खींच लेता है, जिससे इन सब के कंटेक्ट आपस में क्या हो जाते हैं, इन सब के कंटेक्ट आपस में जुड़ जाते हैं और सप्लाई मोटर को मिलने लगती है, मोटर स्टार्ट हो जाता है। तो इसको बनाइए, इसको बनाइए। इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, शॉर्ट में इन बबुआ को कहते हैं MCB। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को शॉर्ट में कहते हैं MCB। हेडिंग दीजिए और हेडिंग देने के बाद में लिखिए, हेडिंग देने के बाद में लिखिए MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। 2 लाइन लिख लीजिए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर शॉर्ट सर्किट, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की कंडीशन में, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की कंडीशन में, ओवरलोड की कंडीशन में सर्किट को ऑटोमेटिक या मैनुअली ट्रिप करा देता है, सर्किट को क्लोज ओपन कर देता है
सर्किट को ओपन कर देता है। जनरली लिख लीजिए, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की कंडीशन में यह एमसीबी सर्किट को ओपन करा देता है, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड की कंडीशन में। अब इसका जो हम फिगर बनाएंगे वो फिगर है इसके नीचे, इसका ऐसे फिगर बना लीजिए। एमसीबी भी ऐसे दिखाया जाता है और एमसीबी एज ए मेन सप्लाई को जहाँ से ऑन किया जाता है वहाँ पे मेन सप्लाई के लिए एमसीबी भी जनरली लगाया जाता है। देखिए ये रहा हमारा एमसीबी, इसको बनाइए, आप लोग लिख लिए होंगे, इसको बनाइए। इसके बाद देखिए कंडक्टर और ओएलआर या टीओएलआर यानी कंडक्टर और ओवरलोड रिले या थर्मल ओवरलोड रिले का कनेक्शन कैसे होता है वो देख लेते हैं। इसके बाद पावर वायरिंग डायग्राम पे चलेंगे, डीओएल। इसी के अंतर्गत ये सारे हेडिंग को सब हेडिंग करके लिख लीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है कनेक्शन डायग्राम ऑफ कंडक्टर, इसके बाद वाला जो हेडिंग दीजिए वो हो जाएगा कनेक्शन डायग्राम ऑफ कंडक्टर विथ थर्मल ओवरलोड रिले। थर्मल ओवरलोड रिले यानी कि कंडक्टर का कनेक्शन थर्मल ओवरलोड रिले से कैसे होता है, इसका एक डायग्राम बनाएंगे। इसका क्या बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। देखिए इसका फिगर कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हमारी मेन सप्लाई आती है, कभी भी मेन सप्लाई आर वाई बी, हमारी ये क्या है आर वाई बी, ये क्या है सब मेन सप्लाई है, ये मेन सप्लाई है हमारी, यहाँ आर वाई बी आती है। तो यहीं पे क्या लगा रहेगा हमारा कंडक्टर, क्योंकि हम कंडक्टर और क्या दिखा रहे हैं, केवल और केवल OLR का कनेक्शन ये इसका कंडक्टर कॉइल है, ये कंडक्टर कॉइल है और जस्ट इसी के नीचे ये हमारा थर्मल ओवरलोड रिले, इसकी भी कॉइल ऐसे कनेक्ट रहती है और ये तीनों सप्लाई जा करके मोटर को चली जाती है, मोटर टू मोटर। तो देखिए इसमें होता क्या है, यहाँ पे मेन सप्लाई जुड़ा रहता है, यहाँ पे क्या रहता है हमारा मेन सप्लाई, आर वाई बी तीन मेन सप्लाई आती है, यहाँ कंडक्टर से जुड़ा रहता है, ये कंडक्टर कॉइल है, ये क्या है कंडक्टर का कॉइल रहता है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर है। तो इसमें जब करंट फ्लो होती है तो एनर्जाइज या मैग्नेटाइज हो जाती है और इस स्टड को खींचती है, जिसके इसके कंटेक्ट सारे क्लोज हो जाते हैं और यह क्लोज होते हैं तो पावर नीचे की तरफ हमारी फ्लो होने लगती है इस OLR से होते हुए। और OLR का मेन वर्क हम इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं और फिर यहाँ से सप्लाई मोटर को मिल जाती है। तो ये इसके बाद वाला जो डायग्राम था उसको बनाइए। इसके बाद हम आते हैं पावर वायरिंग डायग्राम किसका, इसके बाद जस्ट ये 5 नंबर का क्वेश्चन, यहां से पेपर का 5 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम। डीओएल स्टार्टर में लिख लिए हैं, जगह मेरे को थोड़ा सा चाहिए तो इसको मिटा देते हैं। ये इसी का क्या है पावर, इसी जो हेडिंग दिए थे इसी का क्या है पावर वायरिंग डायग्राम, क्या है पावर वायरिंग डायग्राम। देखिए पावर वायरिंग डायग्राम बना क्यों, तो आप देखे होंगे कि कंपनियों में या फैक्ट्रियों में या इंडस्ट्रियों में या बड़े बड़े मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगों में बहुत सारे इक्विपमेंट लगे रहते हैं। जैसे कि हमारी सप्लाई आई, उस सप्लाई से बहुत सारे हमारी इंस्ट्रूमेंट जुड़ी रहती हैं। तो जुड़ी कैसे रहती है वायर के माध्यम से, और उनको पावर चाहिए इसलिए तो वो जुड़ी रहती हैं।
तो पावर कैसे कैसे हर स्टेप में जा रहा है, पावर कैसे कैसे हर स्टेप में जा रहा है, इसको स्टडी करने के लिए, बस केवल और केवल इसी को स्टडी करने के लिए पावर वायरिंग डायग्राम हम लोग पढ़ते हैं, पावर का ट्रांसफर को देखने के लिए। तो पावर वायरिंग डायग्राम, किसका पावर वायरिंग डायग्राम, तो 1.1 है, 1.1 है, ड्यूअल स्टार्टर क्या है, ड्यूअल स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ड्यूअल स्टार्टिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर का ये पावर वायरिंग डायग्राम है। और ये 5 नंबर का सवाल यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। तो देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए क्या, 3 सप्लाई, आंख बंद करके हमें चाहिए क्या, 3 सप्लाई, आर वाई बी। मैं जब बोलूं कि यहां तक आप बना लीजिए तो आप यहां तक बना लीजिएगा, यहां तक बनाइए, यहां तक बन गया। इसके बाद यहां पे ऐड कीजिए अपना एमसीबी, इसके बाद का जो स्टेप है उसमें आप एमसीबी लगाइए, या एमसीबी एज ए मेन स्विच वर्क करता है, एमसीबी एज ए क्या करता है, मेन स्विच वर्क करता है। यहां तक बनाइए, एकदम एग्जैक्ट करेक्ट है, यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की, एमसीबी है और ये है मेन सप्लाई। आप ये जो नोटेशन है अभी इसको न लिखिएगा, नोटेशन कहीं से मिटा भी दिया जा सकता है। जस्ट इसके बाद हमारा लगा है फ्यूज लिंक, तीनों फेज में फ्यूज लिंक लगा है, फ्यूज लिंक बनाइए इसको। हर स्टेप पे पावर कैसे ट्रांसफर हो रही है सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। यहां पे बनाइए, यहां पे हम ऐड करेंगे क्या, हमारा कंडक्टर, क्या करेंगे ऐड, कंडक्टर। यहाँ पे एक और कंटेक्ट बनाइए ऐसे करके, ये हमारा 2 कंटेक्ट, यहाँ पे ए, ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है। वाई से इसका एक कनेक्शन वाई से कर दीजिए, आप इससे कर दीजिए वाई से, इसका एक कनेक्शन पहले वाई से करिए और इसका एक कनेक्शन यहाँ से यहाँ पे दे दीजिए। सारी बातें आपको बताई जाएंगी क्यों किया जा रहा है, आप जैसे जैसे पहले किया जा रहा है वैसे वैसे इसको बनाइए। और फिर यहाँ से एक वायर लाइए यहाँ पे, यहाँ से एक वायर लाइए कहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे एक सर्किट बनाइए, नीचे लाइए इसको और इसका सप्लाई कहाँ पे दे दीजिए, यहाँ से मिटाइए। के बाद इसी के एक कंटेक्ट से यहाँ पे एक और लाइए और यहाँ पे क्या जोड़ देना है, यहाँ पे एक स्विच और जोड़ दीजिए, ये रहा। अब आपको ये बनाइए, जब बताया जाएगा तो एग्जैक्ट कंफर्म आपको समझ में आएगा, नो डाउट ऐसा कुछ आपको होगा नहीं जो कि समझ में ना आए। यहाँ से एक OLR को ऐड कीजिए,
यहाँ तक एकदम बनाइए, एग्जैक्ट एकदम सही है, यहाँ तक एकदम सही है, बनाइए इसको। इसका दूसरा इसको दे दीजिए और ये लाइए, यहाँ से जंप कराइए, फिर यहाँ से जंप कराइए, इसको दे दीजिए, यहाँ से जंप करा के इसको दे दीजिए। ये बेसिकली है क्या कि ये हम लोगों को मालूम है कि जाएगा कैसे, लेकिन एज ए सिस्टमेटिक हर बार देखना पड़ता है एज ए सिस्टमेटिक, कि सिस्टम से बन जाए ये सारा चीज। हालांकि सब चीज मालूम है कि जाएगा कहाँ, तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगी। 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये इसका प्लिंथ बना दीजिए, ये रहा इसका प्लिंथ। अब इसको एग्जैक्ट बनाइए अपने कॉपी पे। अब हम इसको समझाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की ऐसी प्रॉब्लम हो तो इसको रफ पे बनाइए, लेकिन साथ साथ जरूर बनाइए। पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही रहा होगा। थर्मल ओवरलोड रिले, थर्मल ओवरलोड रिले खत्म हो गया। ये 5 नंबर का आता है आपके पेपर में। ये कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का। देख लीजिए, बस यही आता है इसमें, बस यही बना के दिखा देना रहता है, लेकिन इसमें बनाना रहता है। तो हम बनाए हैं ये सोच के, इसको आप बनाएंगे तो एग्जामिनर जो है आपके सर्किट डायग्राम को देखते ही समझ जाएगा कि हाँ ये पूरी अच्छी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि पावर यहाँ से यहाँ तक हमें भेजना है। किस माध्यम से? हम 2 बटन होता है स्टार्टर में, डीओएल में। ग्रीन को दबाएंगे तो यहाँ तक आएगी, रेड को दबाएंगे कैसे बंद हो जाएगी। बस इसका कनेक्शन इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया गया है। तो देखिए, आप स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे RYB मेन सप्लाई है, आई हुई है आपके मेन बोर्ड में। हमने MCB ऑन किया, इसके तीनों कंटेक्ट यहां से इसमें कंटेक्ट हो गए, टच कर गए। तो हमारी करंट यहां तक आई थी। अब करंट ये फ्लो होते 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 फ्यूज तक आ गई है। यहां तक हमारी कंटेक्ट कहां तक आ गई है? इस कंटेक्ट तक। देखिए, हमारी करंट इस कंटेक्ट तक आ गई है। अब यहाँ पे MCB लगाए हैं। जैसे ही कोई ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होगा, ये ऑटोमेटिक ट्रिप करा देगा सर्किट को। हमारी फ्यूज लगाए हैं। कभी भी क्या होगा, हमारी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड होता है, उस कंडीशन में ये मेल्ट करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देगा। अब यहाँ पे आते हैं कंडक्टर के लिए, क्योंकि सप्लाई अब क्या करना है, इससे आगे भेजना है। तो कंडक्टर क्या होता है? इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है। देखिए, यहां से हमने किया क्या, इसमें 2 बटन लगे हुए हैं। ये कौन सा बटन है? ग्रीन। और ये कौन सा बटन है? रेड। अब यहां पे आप लिखिए कि जो ग्रीन होता है उसके कंटेक्ट नॉर्मली ओपन होते हैं और फॉर स्टार्टिंग, और ये स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और जो रेड होता है, रेड उसके नॉर्मली क्लोज कंटेक्ट होते हैं और इसका यूज फॉर स्टॉपिंग, रोकने के लिए यूज किया जाता है, मोटर को चलने से रोकने के लिए। यहां से हमारी करंट आई, यहां पे जाने के लिए कंप्लीट पाथ है ही नहीं, ओपन कंटेक्ट है। करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां? तो ये आया हमारा मुन्ना ग्रीन बटन को प्रेस कर दिया। ये हुआ हमारा सर्किट कंप्लीट। यहां से हमारी करंट ऐसे 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 आते 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 यहां तक पहुंच गई। और यही करंट फिर यहां से 2 रास्ते हैं, तो यहां से भी करंट आएगी हमारी। यहां से आते 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 यहाँ पे OLR यानी ओवरलोड रिले या ओवरलोड थर्मल रिले के एक कंटेक्ट से जुड़ते हुए, और ये कंटेक्ट नॉर्मल पोजीशन में क्लोज रहता है। ये भी कंटेक्ट जब ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होगा तभी ओपन होगा। तो इसकी बात हम जस्ट करेंगे। करंट यहां से पहले पास कराएं, यहां तक आ गई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल जो ऐसे बनी रहती है, वहां पे करंट एक कॉइल तक आ गई।
अब यहां से मैं दूसरे कॉइल को डायरेक्ट बी से जोड़ दिए हैं, तो अब इस कॉइल में हमारी करंट फ्लो हो रही है। जैसे ही कॉइल में हमारी क्या हुई बब्बू, करंट फ्लो हुई, जैसे ही कॉइल में हमारी क्या हुई, करंट फ्लो हुआ, तो ये करेगा क्या कि इस कॉइल में एक ऐसे आपको बना के दिखाए थे, आर्मेचर बना रहता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बन जाता है और ये जो स्टड है इसको खुद के तरफ खींचता है, तो इसके सारे कंटेक्ट क्लोज हो जाएंगे। इसके सारे कंटेक्ट क्या होंगे, यू क्लोज हो जाएंगे। सारे कंटेक्ट क्या हो जाएंगे, यू क्लोज हो जाएंगे। अब देखिए, ये अब हमें मोटर को बंद करना है। मोटर को क्या करना है, बंद करना है। तो ऐसे इसको किए क्या कि इसको प्रेस कर दिए रेड वाले बटन को, तो ये जो क्लोज कंटेक्ट है वो ओपन कंटेक्ट में चेंज हो गया। अब जो ये सप्लाई यहां से होते हुए इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास, इस कॉइल के पास जा रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कंडक्टर के कॉइल के पास, अब इसका रास्ता टूट गया। अब यहां तक करंट जा ही नहीं पाएगी, तो यहां से करंट जा ही नहीं रही है, तो यहाँ पे ये डीमैग्नेटाइज या इसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा, ये इसको छोड़ देगा, ये इसको छोड़ देगा। तो इसे जैसे ही ये इसको छोड़ेगा, इसके कंटेक्ट क्या होंगे, यहां से अब यहां से इसके कंटेक्ट ओपन हो जाएंगे और करंट फिर नीचे नहीं जा पाएगी। अब देखिए, करंट यहां से यहां पर आती है। अब उस केस की बात करें जब ग्रीन प्रेस है, मोटर अपने अच्छे रफ्तार से चल रही है, फिर क्या होता है कि यहाँ पे हमारी ओवरलोड रिले या थर्मल ओवरलोड रिले लगी हुई है, इसके कंटेक्ट क्लोज है। जैसे इसमें ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आता है, यह अपने कंटेक्ट को खोल देता है और फिर यहाँ से देखिए ये क्लोज, ये ओपन हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे जैसे ही अपने कंटेक्ट को खोला, इसके कंटेक्ट ओपन हो गए और यहाँ से इसका रास्ता फिर से टूट गया और फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्चार्ज हो जाएगी और अपने स्टड को रिपेल कर देगी स्प्रिंग के थ्रू। अब एक बात करते हैं कि क्या कोई ग्रीन प्रेस बटन को प्रेस किया रहेगा हमेशा? क्या इसको मुन्ना ऐसे दबाया रहेगा जब तक मोटर चलानी है? नहीं ना, ऐसे दबाया रहेगा मुन्ना इसको छोड़ेगा, ऐसे प्रेस करके छोड़ेगा, तो ये कंटेक्ट बोलेंगे सर प्रेस करके छोड़ दिया तो फिर से कंटेक्ट ओपन। अरे क्या हो गया भैया, छोड़ दिया तो कंटेक्ट यहां न ओपन हुआ है, इसको तो मैग्नेटाइज कर ही दिया है। अब ये दोनों झक मारने के लिए बने हैं, ये दोनों कंटेक्ट क्या हो गया, ये बन गए हैं। तो अब बताइए ना, यहां बन गए हैं तो क्या हो गया है। अब देखिए, यहां से इस फेज से सप्लाई इस कंटेक्ट को और इस फेज की सप्लाई यहां से कनेक्ट है। अब देखिए होता क्या है कि जैसे ही यह ग्रीन बटन प्रेस किया, यह इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया और यह अब स्टड को क्या किया, खुद के तरफ खींच दिया। तो ये देखिए, यहां से हम उठा करके यहां पे लाए हुए हैं, यहां से उठा करके क्या किए हैं, यहां पे लाए हुए हैं। तो अब जब ये इसको खींच दिया तो हमारी इस फेज से करंट इसमें, इस फेज से करंट इसमें, और फिर इस तरह होते हुए करंट हमारी ऐसे ऐसे फ्लो होते हुए, फिर इस डायरेक्शन से हमारी करंट फ्लो होते हुए नॉर्मली क्लोज है और ऐसे 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 ऐसे। और ये वाला कंटेक्ट तो हम परमानेंटली जोड़ दिए हैं इससे। तो अब ग्रीन बटन को प्रेस करके छोड़ भी दिया जाएगा तो ये हमारी मोटर अच्छे से रन करती जाएगी। ये है हमारा पावर वायरिंग डायग्राम। 5 नंबर का काम यहां से खत्म। एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपको नहीं समझ में आता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो स्पेशली इसकी एक बहुत बड़ी वीडियो 1 घंटे की आराम से अलग अलग पार्ट करके बना देंगे, लेकिन आई होप सो कि 90% को समझ में आया होगा। 10% की बात तो हम करते ही नहीं है, 10% की बात तो हम करते नहीं है। अब ये पावर वायरिंग डायग्राम खत्म हो गया हमारा, पावर वायरिंग डायग्राम खत्म हो गया। अब पावर वायरिंग डायग्राम के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्कीमेटिक या सिस्टमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक या सिस्टमेटिक डायग्राम, अब देखिए स्कीमेटिक या सिस्टमेटिक। योजना चित्र
स्कीमेटिक डायग्राम या सिस्टमेटिक डायग्राम हम पढ़ते क्यों हैं? पहला बात ये, क्यों हम स्कीमेटिक और स्कीमेटिक या सिस्टमेटिक डायग्राम की हमें जरूरत पड़ती है? तो इसलिए जरूरत पड़ती है कि हम कौन कौन से इक्विपमेंट को रन करा रहे हैं, उसका सिंबल से सजा हुआ जो डायग्राम होता है, उसके सिंबल से सजा हुआ डायग्राम होता है, वो होता है स्कीमेटिक या सिस्टमेटिक डायग्राम। और बस सिंबल से सजा हुआ डायग्राम हर जगह आना है, इसीलिए हर चीज का सिंबल पहले वीडियो में आपको बताया गया, हर चीज का सिंबल पहले वीडियो में आपको बताया गया है। अब देखिए इसका स्कीमेटिक डायग्राम कैसे बनता है। देखिए ये है हमारा 3 फेज RYB, ठीक है। ये 415 वोल्ट यहां से आ रही है और 50 हर्ट्ज की सप्लाई है। ये क्या है? ये यहां से फेज P है। क्या है ये? फेज। क्या है? फेज है हमारी। यहां से फेज आया, जस्ट इनके आते ही कैसे आते हैं ये? पहले घर में आते हैं तो मेन स्विच, इनको मेन स्विच से इनकी लड़ाई होती है, पावर को मेन स्विच जाने नहीं देता है। तो ये रहता है हमारा मेन स्विच, मेन स्विच। और मेन स्विच को हम ऑन करेंगे। जब मेन स्विच को ऑन करेंगे तो सारी हमारी इक्विपमेंट क्या करेगी? अच्छे से रन करेगी, नहीं तो यहीं से सप्लाई पहली बार बंद हो जाएगी। यहीं से सप्लाई क्या होगी हमारी? पहली बार बंद हो जाएगी भैया। ये एक, ये इसको भी बनाइए साथ ही साथ। ये है हमारा NO और ये है हमारा NC। जब NO की बात करें, NO की बात कर रहे हैं तो वहां पे आप समझ लीजिए ग्रीन बटन है, इससे हमारी मोटर चलनी है, और ये रेड बटन है, इससे हमारी मोटर को रोकना है। इसके बाद इसके नीचे लगा हुआ है OLR या TOLR, ओवरलोड रिले या थर्मल ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले या इसमें क्या लगा हुआ है? थर्मल ओवरलोड रिले लगा हुआ है। ये इसके कंटेक्ट है ओवरलोड रिले के, और ये रहा हमारा ओवरलोड रिले, ये रहा हमारा। इसके बाद कंटेक्टर, इसके बाद ये हमारा क्या है? कंटेक्टर। या पहले कंटेक्टर को बना लीजिए, क्योंकि वो ये गलत नहीं था, लेकिन हम पहले कंटेक्टर को उसमें यूज किए थे, तो थोड़ा सा रिलेटिवली आपको लगने लगेगा। ये कंटेक्टर के बाद आता है यहाँ पे एक कंटेक्टर बनाइए, और यहाँ से OLR निकाल दीजिए। OLR या TOLR, ओवरलोड रिले या थर्मल ओवरलोड रिले। और यहाँ से ये हमारा रहा मोटर। यहाँ से आप दे सकते हैं मन करे तो न्यूट्रल, N है, इसका मतलब इधर न्यूट्रल होता है। अब देखिए फिर वही बात को हम यहाँ पे समझेंगे, और आज के लिए बस इतनी टॉपिक हमारी रहेगी 5 नंबर की। देखिए होता क्या है कि अब फेज से हम 3 लाइन लाए हुए हैं, तो मेन सप्लाई की जरूरत रहती है। जब ये पहले ओपन है, इसको जब क्लोज करेंगे ना, तब हमारे सारे सिस्टम में लाइन जाएगी, तब हमारे सारे सिस्टम में पावर जाएगी। तो इसको मैंने किया क्या कि क्लोज कर दिया, इसके सारे टर्मिनल को क्लोज कर दिया, मेन स्विच ऑन कर दिया। अब यहाँ पे एक NO है और एक NC है, यानी ग्रीन बटन। हमें मोटर को स्टार्ट करना है, तो जैसे ही ग्रीन बटन को प्रेस किए तो NO NC में कन्वर्ट हो गया, ये क्लोज हो गया। और क्लोज हुआ तो पावर ये धक 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 सीधे आते मोटर में हमारी चली गई और मोटर रन कर दी। अब देखिए हुआ क्या कि हमें मोटर को बंद करना है, तो हमने NC को
प्रेस किया तो प्रेस्ड फॉर्म में ये NO में चेंज हो जाती है और इसके कंटेक्ट यहां से खुल जाते हैं। और पावर यहां से ऐसे चली एकदम धक 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 यहां पे आई। अब जाने के लिए रास्ते नहीं है, जाने के लिए रास्ते ऐसे हो गए हैं, ऐसे यहाँ पे कंटेक्ट ओपन। अब इसके नीचे करंट जाएगी नहीं, मोटर रुक जाएगा, मोटर बंद हो जाएगा। अब सपोज दैट ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, यहां से कंडक्टर आया, कंडक्टर में कॉइल, कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल बनाई, एक कंडक्टर को खींच दिया और मोटर ये चल रही है। तब तक इसमें ओवरलोड फॉल्ट आ गया। ओवरलोड फॉल्ट जैसे ही आएगा तो ये थर्मल ओवरलोड रिले, ओवरलोड फॉल्ट आता है तो देखिए करंट की वैल्यू बढ़ जाती है और करंट के वैल्यू बढ़ने के कारण I²R बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? I²R। I²R क्या होता है? हीट, और हीट के कारण ही थर्मल ओवरलोड रिले ऑपरेट होता है। और जैसे इसको हीट सेंस किया, खट से ऐसे इसका कंटेक्ट ओपन हो जाएगा। फिर अब मोटर यहां से यहाँ पे खत्म, यहाँ पे अब जाने के लिए रास्ते नहीं, कंटेक्ट इसका ओपन है तो मोटर फिर नहीं चल पाएगी। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में करंट जब ग्रीन बटन को प्रेस करेंगे तो यहां से यहां तक जाएगी, हमारी मोटर को बहुत अच्छे ढंग से चलाएगी। ठीक है भैया, यहां से हम ये दो हेडिंग जो पढ़े हैं 5 नंबर के, 5 नंबर के तो हेडिंग पढ़े हैं, कितने नंबर के? 5 नंबर के। अब देखिए आपको बता दे रहे हैं सेक ऑफ कन्वीनियंस या आपके जानकारी के लिए कि यदि एक पुश बटन से मोटर को स्टार्ट कैसे किया जाता है। देखिए एक पुश बटन यानी कि मोटर हमारी कैसा हो? सिंगल फेज की मोटर हो। तो यहाँ पे हमारी पहले हेडिंग लिख लेते हैं कि 1 पुश बटन फॉर स्टार्टिंग एंड 1 पुश बटन फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग। एक पुश बटन से हम स्टार्टिंग और स्टॉपिंग कैसे करते हैं, इसका हम क्या पढ़ेंगे? स्कीमेटिक डायग्राम। देखिए यहां से आपके सिलेबस में यह है नहीं, लेकिन यह कुछ दिन पहले आपके सिलेबस में था, अभी यह सिलेबस में है नहीं। तो जिन भाई और बंधु को यहां से वीडियो को छोड़ के जाना है तो आप जा सकते हैं। आपके लिए जय भी हिंद, टेक केयर और बाय बाय है। और जिस साथी को इस वीडियो को पूरी तक एंड तक देखना है जानकारी के लिए, तो हमारे साथ जुड़े रहें। ये रहा हमारा फेज, यहाँ पे लिख ले, ये है फेज। ठीक है, यहां से आया हमारा क्या? पुश बटन, पुश बटन स्विच, और फिर यहां से पुश बटन स्विच आया। यहाँ पे लगे हुए हैं क्या? हमारे कंडक्टर, और फिर यहाँ पे लगा हुआ है मोटर, और ये हमारा है न्यूट्रल। बस इतना ही तो आपको लिखना था। इसी के लिए कितने लोग वीडियो छोड़ के चले गए होंगे और कितने लोग PDF देख करके चौंक गए होंगे कि है क्या ये। अब देखिए यहाँ पुश बटन स्विच को जैसे ही हमने ऑन किया तो इसके कंटेक्ट शॉर्ट हो गए, करंट यहाँ से पूरी तरीके से फ्लो होते होते मोटर में चली गई। और फिर हमें मोटर को स्टार्ट करने से बंद करना है। जैसे मोटर अभी तो स्टार्ट हो गई, बंद करना है तो इस बटन को फिर प्रेस किए तो ये नॉर्मली क्लोज से नॉर्मली ओपन हो जाएगी और मोटर हमारी बंद हो जाएगी। केवल और केवल इतना ही आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।